हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली। अगर हम ऐसा कहें कि जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू डेवलपमेंट नहीं है, ये तो काफ़ी पुरानी डेवलपमेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमास ने कुछ दिन पहले गाजा से इसराइल पर 5,000 से ज़्यादा रॉकेट पर फायर किए थे, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। और जिसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। मोस्ट प्रोबली अब गाजा का जो एरिया है मे बी उस पर इसराइल का कब्जा हो जाए। मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, जियो पॉलिटिकल थिंकर्स है उनको, एक्सपर्ट को देख रहा था, और कुछ यूट्यूबर्स को भी देख रहा था साथ में। वो कह रहे हैं दोस्तों कि ये वॉर लंबा जाएगा, काफ़ी साल तक चलेगा, रशिया यूक्रेन की तरह चलेगा ये वॉर। पर मैं ऐसा नहीं मानता। जो मेरी थोड़ी बहुत जियो पॉलिटिकल नॉलेज है, थिंकिंग्स है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से जियो पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स को। तो मेरी जो समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कहती है, वो अंडरस्टैंडिंग ये है दोस्तों कि जो जियो पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जो इसराइल पर जो हमास ने कब्जा किया है, वो स्टेट वॉर नहीं है। वॉर ऑफ स्टेट ऑफ वॉर तो डिक्लेयर कर दिया है, पर वो दो कंट्रियों के बीच में वॉर नहीं है। वो एक एक मिलिटेंट्स ग्रुप है, यानी कि एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास, जो गाजा पट्टी और जो उसका एरिया है गाजा पट्टी, वो 41 किलोमीटर का एरिया है दोस्तों। तो जिसकी पॉपुलेशन लगभग 20 लाख के आसपास है, जबकि इसराइल की पॉपुलेशन समथिंग 1 करोड़ के आसपास है। तो आप देखेंगे कि ये वॉर लंबा नहीं जाएगा। ये बहुत, मतलब मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, अगर कोई कंट्री जैसे लेबनान है, तेहरान है, ईरान है, या कोई भी जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, अगर उसमें इन्वॉल्व होती है, देन उसके बाद में ये वॉर लंबा हो सकता है। नहीं तो ये वॉर लंबा होने वाला नहीं है। अगर आप इसराइल की हिस्ट्री देखें, अगर उसका वॉर लड़ने का तरीका देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमेशा से ही इसराइल ने लंबे वॉर नहीं लड़े हैं, क्योंकि उसको भी पता है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम वॉर में रहना है तो आपको काफ़ी लंबा टाइम तक सरवाइव करना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी की डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक तरह से, और उसका सरवाइव करना भी काफ़ी हद तक बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ये वॉर लंबा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा से ज़्यादा ये वॉर 1 महीना 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक रीज़न तो है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है। दूसरा, जो गाजा स्ट्रिप है, वो 41 किलोमीटर का जो एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे अगर जो आप देखिए फूड सप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, वो सारी की सारी जो सप्लाई करता है, वो करता है इसराइल। अगर इसराइल, दूसरा मिस्र किसको सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम पे, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट तो वैसे हमास को ही कर रहा है, पर इनडायरेक्टली उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट वो क्रिटिसाइज कर रहा है हमास को। तो मिडिल ईस्ट कंट्री का भी आज के टाइम पे उस तरह से हमास को, पैलेस्टाइन के जो पीपल्स हैं उनको सपोर्ट नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह से जो सऊदी अरेबिया, इधर ईरान को छोड़ के, क्योंकि ईरान की जो एनिमी कंट्री है वो इजराइल सबसे बड़ी एनिमी कंट्री। आपने देखा होगा किस तरह से 2020 के आसपास जो कासिम सुलेमानी था, उनका जो चीफ कमांडर था ईरान का, उसको असैसिनेट कर दिया था इसने, इसराइल ने। फिर उसके 2020 में ही उसके जो टॉप साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उसको भी, उसका भी असैसिनेशन कर दिया था। तो इसलिए जो इसराइल और ईरान की जो राइवलरी है वो तो रहेगी हमेशा से, और वो रहने वाली है। तो इसमें काफ़ी हद तक दूसरा रीज़न में ये है दोस्तों, दूसरा रीजन है वहाँ की पॉपुलेशंस। दूसरा, पॉपुलेशन 20 से 23 लाख है। अगर इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बंद कर देता, सीज कर देता। और मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो गाजा स्ट्रिप है उसको काफ़ी हद तक सीज कर दिया इसराइल ने। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों। और कुछ थिंकर्स कह रहे हैं कि रशिया, यूक्रेन और रशिया दो एशिया की, यानी यूरोप की दो बिगेस्ट कंट्री है, सब बड़ी कंट्री माना जाता है। दोनों बड़ी इकोनॉमिक पावर है, बड़ी कंट्री है, तो हम कह सकते हैं कि उनका वॉर लंबा चलेगा, जबकि गाजा स्ट्रिप के केस में ऐसा नहीं है।
तो मेरा मानना है कि ये वॉर लंबे टाइम तक नहीं होगा, और ये आपने हिस्ट्री से भी देखा होगा। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, तो ये वॉर लंबा नहीं चलेगा। तो अब सडनली ऐसा क्यों हुआ है? तो सडनली इसका रीज़न दोस्तों, हमास ने सडनली ऐसा क्यों किया है? तो इसका रीज़न दोस्तों ये सडनली नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। इसकी लंबी स्टोरी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमास एक लैंडलॉक तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा एरिया है। उसके पास में इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, इतने इतने हाई क्वालिटी के वेपन्स कहाँ से आएंगे? तो उसको बिहाइंड, उसके पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है? तो उसका रीज़न है दोस्तों ईरान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2020 में जनवरी में किस तरह से जो कासिम सुलेमानी का उसका असैसिनेशन किसने किया था? इजराइल ने किया। उसके जो टॉप साइंटिस्ट है, उसका जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसका असैसिनेशन किसने किया? और बहुत सारे ऐसे असैसिनेशन करता आया हुआ इजराइल। तो अब जो ईरान है, ईरान डायरेक्टली किससे, इजराइल से पंगा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है अमेरिका। तो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि ईरान को ये करना था, ईरान को क्या करना था? ईरान को ये करना था कि उससे किसी ना किसी तरह से इजराइल से बदला लेना था। तो इजराइल को हर्ट करना था, उसे बुरी तरह से हर्ट करना था, और पैलेस्टाइन के जो राइट्स है, उनको राइट्स को उसको फुलफिल कराने की कोशिश करनी थी। तो ईरान ही एक ऐसी सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक ग्रुप है जो टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्ला, जो ग्रुप है वो लेबनान में है। लेबनान में उसको पूरी की पूरी सपोर्ट करता है कौन? ईरान। ईरान उसको फंडिंग करता है। और हिजबुल्ला किसको फंड करता है? हिजबुल्ला जितनी भी ट्रेनिंग लेबनान में हमास के जो भी टेररिस्ट है, जो भी लोग हैं, हमास के जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी लोग हैं, वो सारी की सारी ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? उन्हें लेबनान में मिलती है। हिजबुल्ला कराता है उनकी ट्रेनिंग, और जितने भी हथियार प्रोवाइड कराता है, वो हथियार प्रोवाइड कराता है हिजबुल्ला ग्रुप। किसको? हमास को। तो इसके पीछे की कहानी ये है दोस्तों, और यही रीज़न है कि क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से ईरान और सऊदी अरबिया करीब आ रहे हैं। तो जहाँ पे उसको एक डर ये भी था कि अगर ये सब चीज़ें चलती रही, तो जो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, उनके राइट्स, उनकी जो कल्चर्स है, उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनका जो लैंड है, उनके जो ह्यूमन राइट्स है, वो एक तरह से ब्रीच हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो इसलिए इज़राइल जो हमास है, हमास ने जिस तरह से सऊदी अरब भी सपोर्ट कर रहा है, तो जो जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, उसको भी अकॉर्ड्स है, उस पर भी साइन किए गए। और जो मिडिल ईस्ट की कंट्री, चाहे यूएई हो, लेबनान हो, मिस्र हो, या कोई भी कंट्री हो, वो काफ़ी हद तक आज के टाइम पे इज़राइल के साथ में बेटर रिलेशन बनाना चाहती हैं। तो इसलिए हमास को लगा कि ये बेटर चांस है, क्योंकि आपने देखा होगा G20 में किस तरह से सऊदी अरबिया जो है, सऊदी अरबिया को सपोर्ट किया किसने? सऊदी अरबिया को सपोर्ट किया इंडिया ने। और इंडिया सपोर्ट कर रहा है किसको? इजराइल को भी। तो अब देखा होगा आई मेक है इंडियन, जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है जो दोस्तों, उसमें काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट जो कंट्री है, सऊदी अरेबिया हो, इजराइल हो, उनके कोलैबोरेशंस की बात की गई है। और वो कोलैबोरेशन उनका बढ़ेगा तो उनके रिलेशंस भी बेटर होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सऊदी अरबिया है वो एक सुन्नी कंट्री है, जबकि क्या है, हमास भी एक, वहाँ पे मोस्टली जो पीपल है, पैलेस्टाइन जो पीपल है, वो भी क्या है, सुन्नी लोग हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अगर सऊदी अरेबिया का और इजराइल का रिलेशन बेटर होता है, और हो रहा था दोस्तों, बेटर हो रहा था, काफ़ी हद तक बेटर उनके चांसेस बढ़ रहे थे। तो जिसको लेकर आज भी उसने इतना कुछ कहा नहीं है, उसने सिर्फ इजराइल को ये बोला है कि हम इस वॉर को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं, और हम इसको काफ़ी क्रिटिसाइज करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। जबकि जो मिस्र है, यूएई है, उसने क्या किया है, हमास को काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि टेररिस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको करना ये ह्यूमन राइट वायलेशन है एक तरह से।
तो इस तरह से मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो दो ग्रुप्स में, मतलब ग्रुप्स में क्या बटी हुई है, वो एक तरह से बटी हुई है। जहाँ ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है, वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसराइल उसका एक नंबर 1 दुश्मन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से, और इसकी जो प्लानिंग है काफ़ी लंबे टाइम से 220 के आसपास से ही चल रही थी। वो किस तरह से आपने देखा होगा, न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे थे बीच बीच में कि किस तरह से जो ईरान है, जो हमास के जो लोग हैं, जो टेररिस्ट लोग हैं, उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि हमास इतना बड़ा ग्रुप नहीं है दोस्तों, इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, उसके पास में इतनी फंडिंग नहीं है, तो उसके पास में फंडिंग कहाँ से आ रही? तो उसका जो सपोर्ट कर रहा था वो सारा का सारा ईरान और लेबनान दोनों कंट्री क्या उसको कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और वो किसके थ्रू कर रही है? वो हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसके थ्रू इसको सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं हम किसकी, तो हम बात करते हैं अब इंडिया की। तो इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम पे? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक तरफ से चेंज हो गई है। तो एकदम से चेंज क्यों हो गई है? क्योंकि हम तो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यही होता है डिप्लोमेसी, एकदम परफेक्ट डिप्लोमेसी। इंडिया ने यहाँ पे परफेक्ट डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हम किसको? हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टेररिज्म, क्योंकि हम भी टेररिज्म से ग्रसित देश है, ठीक है, हम भी टेररिज्म को फेस कर चुके हैं। तो हमने ना तो पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है, और हम एक तरह से हम अगेंस्ट किसके, टेररिज्म के अगेंस्ट इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमास ग्रुप है उसकी जो मोस्टली कंट्री है, वर्ल्ड की जो मोस्टली कंट्री है, वो किसको, वो हमास को टेररिस्ट ग्रुप मानती है। और जिसमें अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, बहुत सारी कंट्री ऐसी है, मिडिल ईस्ट की कंट्री भी है, जो हमास को क्या मानती है, टेररिस्ट ग्रुप मानती है। तो हमने टेररिज्म के खिलाफ इसराइल को सपोर्ट किया है, और इसलिए हमने कहा है कि वी स्टैंड, ठीक है, विद इसराइल, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करते हैं। ह्यूमन राइट्स फाइट, जो उनका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उनका कल्चर है, उनकी जो डाइवर्सिटी थी, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम टेररिज्म के खिलाफ सपोर्ट करते हैं इसराइल को। हम डायरेक्टली इसराइल को, पैलेस्टाइन का जो जो पैलेस्टाइन के जो लोगों के ह्यूमन राइट्स है उसके अगेंस्ट हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट इसराइल को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और दूसरा रीज़न इसका दोस्तों ये है कि आपने देखा होगा किस तरह से जो BRI है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएट्स है, उसके जो कॉरिडोर है उसका, वो वर्ल्ड में किस तरह से वो फैल रहा है, उसके पार्ट्स बन रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री उसका पार्ट्स बन रही है। तो दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारा IMEC है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो काफ़ी हद तक हमको सक्सेसफुल बनाना है। तो हमें उसके किसका सपोर्ट चाहिए, इसराइल का सपोर्ट चाहिए। अगर हम इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो और हमारा जो IMEC है वो अनसक्सेसफुल होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो अनसक्सेसफुल अपने आप ही हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हम किस तरह से इसराइल को सपोर्ट करें। और तीसरा रीज़न ये है कि हमेशा से ही जो आपको अगर डिप्लोमेसी को फॉलो करते आए हो, अगर जियोपॉलिटिक्स को फॉलो किया है आपने, तो आपने देखा होगा इसराइल हमेशा से हमें हमारा सपोर्ट रहा है। चाहे आपने 1961 का वॉर हुआ, 1965 का वॉर हुआ, 1971 का वॉर हुआ, ठीक है, और चाहे करगिल का वॉर हुआ, उसमें हमेशा से इसराइल ने हमें सपोर्ट किया। और दूसरा जो हमारी रो है और मोसाद है, उसके कोलैबोरेशन हुआ उसका, और उसने जो इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी स्पाई जो पावर है उसको एनहेंस करने की कोशिश की है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।